का गेस क्वेश्चन मांगा गया है। उन्हीं के अनुरोध पर मैं आप लोगों के लिए पॉलिटिकल साइंस का महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और राजनीति शास्त्र के बच्चों तक यह वीडियो जरूर शेयर करें। जैक द्वारा मॉडल प्रश्न पत्र अभी जारी नहीं किया गया है, एक हफ्ता के अंदर वो जारी हो जाएगा, उसका भी आंसर आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्यूबा का मिसाइल संकट किसके लिए संकट था? तो वो है अमेरिका के लिए। शीत युद्ध कब शुरू हुआ था? तो शीत युद्ध आपका 1945 के बाद शुरू हुआ। दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ कब हुआ? तो ये हुआ था 1945 के बाद। फिर है, सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो इसमें आपका है, सोवियत अर्थव्यवस्था में समाजवाद प्रभाव विचारधारा थी, उत्पादन के साधनों पर राज्य का स्वामित्व नियंत्रण होना था, या फिर जनता को आर्थिक आज़ादी थी, या अर्थव्यवस्था के हर पहलू का नियोजन और नियंत्रण राज्य करता था। तो यहाँ हो जाएगा वह जनता को आर्थिक आज़ादी थी। मतलब सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो गलत है आपका, जनता को आर्थिक आज़ादी थी, ये गलत कथन है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है? तो वो हो जाएगा मध्य पूर्व में संकट। छठा है, शीत युद्ध सबसे बड़ा प्रतीत थी। शीत युद्ध सबसे बड़ा प्रतीत क्या थी? तो बर्लिन दीवार का खड़ा किया जाना। अगला है, पूर्वी जर्मनी के लोगों ने बर्लिन दीवार गिराई थी तो 1989 में। निम्नलिखित में से कौन महाशक्ति के रूप में स्थापित है? तो वो है आपका अमेरिका। अमेरिका कब महाशक्ति बना? तो वो बना 1991 में। इराक ने कुवैत पर कब आक्रमण किया? तो वो आपका किया था 1990 में। ऑपरेशन डिजर्ट स्मार्ट में मुख्य सेना किसकी थी? स्टार्म में मुख्य सेना किसकी थी? तो वो थी अमेरिका की। अगला है, खाड़ी युद्ध को कंप्यूटर युद्ध क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें स्मार्ट बमों का प्रयोग किया गया। अगला है, आसियान वे या आसियान शैली क्या है? तो वो है आसियान सदस्यों के अनौपचारिक और सहयोगपूर्ण कामकाज का स्वरूप है। अगला क्वेश्चन है, सार्क अथवा दक्षेस क्या है? तो वह है, यह एक दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन अथवा संघ है। अगला क्वेश्चन है, मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है? तो मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन है के लिए जो जबरदस्त मदद की। 16 नंबर क्वेश्चन, इनमें से किसने खुले द्वार की नीति अपनाई? तो वो अपनाई थी चीन ने। यूरोपीय संघ के झंडे में सितारों की संख्या कितनी होती है? तो होती है 12। यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना हुई तो 1957 में। दक्षेस की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुआ था 1985 में। 1985। पूर्वी जर्मनी में लोगों ने बर्लिन दीवार गिराई थी तो 1989 में। अब ये था 20 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब आपका वन वर्ड वाला क्वेश्चन 5 गो रहेगा। तो इसमें बांग्लादेश के नेताओं द्वारा आज़ादी की उद्घोषणा कब हुई? तो मार्च 1971 में। पाकिस्तान के प्रथम सैनिक शासन का मुखिया कौन था? तो जनरल अयूब खान। पूर्वी पाकिस्तान में कौन सी भाषा लोकप्रिय थी? बंगाली। कौन सा देश 7 पार्टी अलियांस में नहीं था? तो वो था चीन। फिर है, प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद क्या अधिक है? तो मतलब प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद कहाँ अधिक है, मतलब किस देश में अधिक है? तो वो है श्रीलंका। अब आपका वन सेंटेंस आंसर टाइप क्वेश्चन, ये भी आपका 5 गो रहेगा। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, आसियान का गठन कब हुआ था? इसकी प्राथमिक सदस्य संख्या क्या थी? तो वो है, आसियान का गठन 1967 ईस्वी में हुआ था, इसके प्राथमिक सदस्यों की संख्या 5 थी। अगला क्वेश्चन है, मार्शल योजना के क्या उद्देश्य थे? तो मार्शल योजना का उद्देश्य यूरोप को आर्थिक से मजबूत बनाना था ताकि उनकी अर्थव्यवस्था युद्ध पूर्व स्थिति में आ सके। अगला क्वेश्चन है, नियोजन का एक
औचित्य नियोजन का क्या औचित्य है? तो वर्तमान परिस्थिति को ध्यान में रखकर किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भविष्य की रूपरेखा तैयार करने के लिए आवश्यक क्रियाकलापों के बारे में चिंतन करना नियोजन कहलाता है। मोलोटोव योजना का क्या उद्देश्य है? तो मोलोटोव योजना मार्शल योजना का सोवियत रूप है। इसका उद्देश्य सोवियत संघ के द्वारा पूर्वी यूरोप देशों के विकास में मदद करना था। अगला है, इराक ने कुवैत पर कब आक्रमण किया और उस समय इराक का राष्ट्रपति कौन था? तो इराक ने कुवैत पर आक्रमण सन 1990 को किया था। उस समय इराक का राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन था। अब है शॉर्ट आंसर। शॉर्ट आंसर आपका टोटल 3 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से आपको 2 बनाना रहेगा। तो पहला क्वेश्चन है, क्यूबा के मिसाइल संकट की उत्पत्ति किस प्रकार हुई? तो क्यूबा का गठजोड़ सोवियत संघ से था। 1961 की अप्रैल में सोवियत संघ के नेताओं को यह चिंता सता रही थी कि अमेरिका क्यूबा पर आक्रमण ना कर दे। 1962 ईस्वी में सोवियत संघ के नेता खुरवेचो ने क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी। इन हथियारों की तैनाती से पहली बार अमेरिकी नज़दीकी निशाने पर आ गया। हथियारों की इस तैनाती के बाद सोवियत संघ पहले की तुलना में अब अमेरिका के मुख्य भूभाग के लगभग 2 गुने ठिकानों या शहरों पर आक्रमण कर सकता था। सोवियत संघ के इस कार्य से अमेरिका की चिंता बढ़ गई और परमाणु युद्ध के भय से इसमें वह हस्तक्षेप नहीं करना चाहता। अंततः अमेरिकी राष्ट्रपति कैनेडी ने आदेश दिया कि अमेरिकी जंगी बेड़ों को आगे करके क्यूबा की तरफ जाने वाले सोवियत जहाज़ों को रोका जाए। इस प्रकार अमेरिका सोवियत संघ के मामले के प्रति अपनी गंभीरता की चेतावनी देना चाहता था। ऐसी स्थिति में यह लगा कि युद्ध होकर रहेगा। इसी को क्यूबा मिसाइल संकट के रूप में जाना गया। अगला है, बर्लिन की दीवार का वर्णन कीजिए। तो बर्लिन की दीवार, पहला, जर्मनी में स्थित बर्लिन की दीवार राजनीतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। इस दीवार का निर्माण साम्यवादी और पूंजीवादी लोगों को अलग करने के लिए 1961 में किया गया था, जो 150 किलोमीटर लंबी है। दूसरा पॉइंट है, 28 वर्षों तक यह दीवार खड़ी रही। सोवियत संघ के पतन के पश्चात जनता ने इसे 9 नवंबर 1989 को तोड़ दिया। तीसरा, यह दोनों जर्मनी मतलब पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी के एकीकरण और साम्यवादी समाप्ति की शुरुआत थी। चौथा पॉइंट है, यह शीत युद्ध की समाप्ति और दूसरी दुनिया की समाप्ति की भी प्रतीक थी। तीसरा क्वेश्चन है, प्रथम खाड़ी युद्ध का वर्णन कीजिए। तो इसका पहला पॉइंट है, यह युद्ध अमेरिका सहित 34 देशों की सेना और इराक के मध्य हुआ। इस युद्ध का कारण इराक द्वारा कुवैत पर कब्जा करना था। अनेक राजनायकों के अपील करने पर भी इराक ने कुवैत पर कब्जा नहीं छोड़ा। फलस्वरूप संयुक्त राष्ट्र संघ ने कुवैत को मुक्त कराने के लिए आक्रमण अनुमति प्रदान कर दी। दूसरा, 34 देशों की मिलीजुली 66,000 मतलब 6,60,000 सैनिकों की एक विशाल फौज ने इराक पर आक्रमण कर दिया और उसे हरा दिया। तीसरा पॉइंट है, वैसे तो यह कहने को संयुक्त राष्ट्र संघ का अभियान था, परंतु वास्तव में यह अमेरिका अभियान था। इसका संचालन अमेरिकी जनरल नॉर्मन स्वाज़फोव ने किया, जिसमें अमेरिका के 75% सैनिक थे। इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन ने बड़े साहस से इस युद्ध का सामना किया, परंतु अंततः इराक पराजित हुआ और उसे कुवैत छोड़ने पर विवश होना पड़ा। इस युद्ध में अमेरिका ने आधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया। इसमें स्मार्ट बमों का इस्तेमाल किया, जिससे अमेरिकी की सैनिक क्षमता की धाक जम गई। अब लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, ये 2 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से बनाना आपको एक रहेगा। तो 1945 ईस्वी के पश्चात शीत युद्ध का विकास क्यों हुआ अथवा शीत युद्ध के बारे में कौन से कारण थे? तो इसके पहला कारण है, विभिन्न राष्ट्रों के मध्य गुटबाजी। युद्धोत्तर यूरोप में शीत युद्ध के विकास का सबसे प्रमुख कारण विभिन्न राष्ट्रों के मध्य गुटबाजी थी। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात संयुक्त राज्य अमेरिका एक बड़ी शक्ति के रूप में विश्व के मानचित्र पर उभरा था। विश्व के राजनीतिक और आर्थिक रंगमंच पर अमेरिका ने जितना प्रभाव जमाया, पिछले 200 वर्षों में किसी भी पूंजीवादी देश ने नहीं डाला था। इस ओर उसके सहयोगी राष्ट्रों की शक्ति में जितनी कमी हुई, उतनी अमेरिका की शक्ति में वृद्धि हुई। अमेरिका ही ऐसा देश था जहां शत्रु सेना न तो स्वयं पहुंच सके और न ही हवाई जहाज, अतः युद्धों में उसके प्रदेशों, कारखानों व खेत खलिहानों को कोई हानि नहीं पहुंची। फलस्वरूप अमेरिका के उद्योग धंधों व पैदावार में जबरदस्त वृद्धि हुई। उसके उद्योगपतियों ने बहुत मुनाफा कमाया। इस मुनाफे का उपयोग अमेरिका ने अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाने में किया और शीघ्र ही वह संसार का शक्तिशाली राष्ट्र बन गया। अमेरिका में पूंजीवादी और लोकतंत्रीय व्यवस्था है, जबकि दूसरी ओर सोवियत संघ में समाजवादी अर्थव्यवस्था थे।
इसलिए यह देश भी अमेरिकी की तरह शक्तिशाली बन गया। ये दोनों देश अपनी अपनी व्यवस्थाओं को श्रेष्ठ बताते हैं और संसार के अन्य देशों को अपने प्रभाव क्षेत्र में लाना चाहते हैं। इसके फलस्वरूप समस्त विश्व दो गुट में बट गया, एक अमेरिकन गुट तो दूसरा सोवियत गुट। इस गुटों के निर्माण में विभिन्न देशों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा था। यह तनाव शीत युद्ध के विकास का एक महत्वपूर्ण कारक है। दूसरा पॉइंट है विध्वंसकारी हथियारों की होड़। तो द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने जापान के खिलाफ अणु बम का प्रयोग किया। जापान पर परमाणु बम गिराने के साथ ही संसार के विभिन्न देशों में नए से नए हथियारों को बनाने की होड़ मच गई, जिसके बाद रूस, इंग्लैंड व फ्रांस ने भी परमाणु बमों का निर्माण कर लिया और कुछ समय बाद चीन भी इस समूह में सम्मिलित हो गया। आज तो रूस और अमेरिका ने ऐसे परमाणु बमों का निर्माण कर लिया है जो हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए बमों से कहीं अधिक शक्तिशाली। अब तो वैज्ञानिकों ने हाइड्रोजन बमों का निर्माण कर लिया है जो परमाणु बम से कई गुना विनाशकारी है। इस प्रकार इन दोनों देशों में हथियारों की अप्रत्यक्ष होड़ लगी हुई है। रूस और अमेरिका के पास हथियारों का इतना बड़ा जखीरा है कि दुनिया को कई बार नष्ट किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट है सैनिक गुटों का निर्माण। तो बच्चों आंसर थोड़ा लंबा है, इसमें आप पॉइंट लिखिएगा और इसमें मेन बात को आप छाट कर लिख लीजिएगा। क्योंकि मैंने आंसर तैयार किया है तो पूरी ही मैंने आंसर बता दिया है। इसको आप लोग एक नज़र देख लीजिए या वीडियो रोक कर आप लोग इसको कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। धीरे धीरे हम बढ़ा दे रहे हैं। चौथा पॉइंट है आपका साम्यवाद की सफलता में पूंजीवादियों का भयभीत होना। इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिए। फिर अगला पांचवा पॉइंट है संयुक्त राष्ट्र संघ की दुर्बलता। छठा पॉइंट है अमेरिकी विदेशी नीति। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है सोवियत संघ के विघटन पर एक निबंध लिखिए। तो सोवियत संघ का विघटन 1985 ईस्वी में मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ के साम्यवादी दल के प्रथम सचिव चुने गए। इसके नेतृत्व में सोवियत संघ में एक नवीन क्रांति का उदय हुआ। उनकी नीति खुलेपन और पुनर्गठन की थी। वे सोवियत संघ की सामाजिक आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन चाहते थे। वे मानवतावादी थे और विश्व शांति के पददर्शी। उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ परमाणु शस्त्रों पर नियंत्रण रखने का समझौता किया। अक्टूबर 1988 को गोर्बाचेव सोवियत संघ के राष्ट्रपति होने के कारण सोवियत संघ के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन गए। वे उदारवादी थे। इसको भी आप लोग जो मेन बात है उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। आंसर थोड़ा सा लंबा है, फिर भी जो आंसर है वो तो देना ही पड़ेगा। और उसमें आप कितना लिख पाइएगा, अगर आप 2 पेज का आंसर लिखते हैं तो जाहिर सा बात है आप 1 ही पेज एग्जाम में लिख पाइएगा और याद कर पाइएगा। हम धीरे धीरे इसको बढ़ा दे रहे हैं। इसको आप लोग वीडियो को रोक के कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और साथ ही वीडियो को शेयर करना ना भूलें ताकि और भी बच्चे इससे लाभान्वित हो सके। तो मिलते हैं फिर इसी तरह के वीडियो पर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। बाय बाय।